बहुत बहुत स्वागत। कलम प्रभा केदार फाउंडेशन की प्रस्तुति है जिसके प्रस्तुतकर्ता हैं श्री सीमेंट और उसकी वीकेयर और एहसास वुमेन ऑफ अजमेर उसके सहयोगी हैं। आज के हमारे लेखक जैसे आप सभी जानते हैं शशांक पांडे जी हैं जो ऑल द वे लखनऊ से आए हैं हमारे लिए एंड उनसे बातचीत करेंगी हमारी ही अजमेर की विमलेश शर्मा जी जो सब ऑफकोर्स बहुत टाइम से जानते हैं। चलिए विमलेश जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। सभी अजमेर में देवल साहब बैठे हैं, यहाँ पर मेरे अग्रज बैठे हैं, सभी को नमस्कार करती हूँ और शशांक भारती अजमेर में स्वागत करती हूँ। शशांक जब मैं नाम को देखती हूँ तो जो शश को अंक में लेकर उदित हुए हैं ऐसे हैं जो चंद्रमा, तो उनका वो नाम है शशांक। और जब उन्होंने भारतीय उसमें उपमा जोड़ी है तो उसको बेहतर संदर्भ यहाँ पर दे दिए हैं। वो बेहतर संदर्भ उन्होंने कैसे दिए हैं ये हम उन्हीं से बातों में जानेंगे। शशांक की एक पुस्तक आई है देहाती लड़के, अप्रैल माह में आई है और सबसे पहले उन्हें हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इस किताब के लिए। पढ़ा है 3 दिन पहले मिली है मुझे ये किताब और पढ़ी है मैंने ये किताब। नए जमाने की है, युववर्ग पर बात करती है, युववर्ग की मनस्थिति को सामने लेकर आती है, युववर्ग की क्या समस्याएं हैं उस पर बात करती है और किस तरह युववर्ग सोचता है, किस तरह वो अपने परिवेश से रूबरू होता है, उन सब बातों पर शशांक मुखातिब होते हैं। शशांक का अगर मैं आपको परिचय दूं तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पले बड़े हैं और वे संस्कार जज्ब करके रखते हैं। मूल रूप से गोंडा उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और शशांक ने अपना स्नातक और कंपटीशन की तैयारी लखनऊ शहर में रहकर की है और इस किताब में वे ही अनुभव समृद्ध रूप से यहाँ पर वो परोस कर लेकर आए हैं। वर्तमान में पुणे जोन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं और सभी मंचों पर, सोशल मीडिया के जितने भी मंच हैं उस पर सक्रिय हैं, काफ़ी बेहद उम्दा लिखते हैं, अन्य विधाओं में भी लिखते हैं, कविता कहानी अन्य विधाएं भी हैं और देहाती लड़के उपन्यास लेकर आए हैं। शशांक को पुनः बहुत बहुत बधाई। देहाती लड़के पर हम बात करेंगे और शशांक से हम ये भी पूछेंगे कि साहित्यिक क्षेत्र में रुचि कैसे हुई, कैसे उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू किया, क्या था जो उन्हें कौंधा पहले पहल और कब से वो साहित्य के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए। शशांक आपसे। सबसे पहले तो आप सब गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझसे वरिष्ठ हैं और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मुखातिब हूँ आपसे, तो इसलिए मैं प्रभा केदार जो फाउंडेशन है उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका मैम। और जो प्रश्न है वो ये है कि मैं साहित्यिक दुनिया से कैसे रूबरू हुआ और ये लिखने का मुझे क्या सूझा मुझे कि मैं लिखूँ एक किताब। तो आप सब ये मानते होंगे कि जो यूथ है इस समय का हिंदी से और हिंदी साहित्य से बड़ा दूर है और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि मेरे पास भी सबकी तरह हाई स्कूल में चॉइस थी कि हिंदी लेना है या कंप्यूटर ले लो, तो मैंने कंप्यूटर ले लिया। जैसे सोचते हैं घर वाले कि लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो आगे जाएगा, कंप्यूटर पढ़े तो आगे जाएगा, साइंस पढ़े तो आगे जाएगा। हिंदी और ये जो कला संकाय है उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है और मेरा बड़ा मन था, जैसे इस किताब के नायक का भी मन है कि वो राइटर बने और कला के क्षेत्र में जाए। पर तो जैसा था कि मुझे हाई स्कूल में छुड़वा के कंप्यूटर दिलवा दिया गया और बीएससी की तैयारी करी, क्या नाम है, एसएससी की, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पे चयन हो गया। तो जैसा होता है कि एक नौकरी मिल गई है आपको, तो अब आपको यूपीएससी में बैठना है, क्योंकि जब तक आप क्लास 1 के लिए फाइट नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रतिभा पे ठप्पा नहीं लगेगा कि ये टैलेंट है आप में। तो जैसा कि ट्रेंड है मैं भी दिल्ली गया तैयारी करने के लिए यूपीएससी की और आसान सब्जेक्ट सोच के हिंदी साहित्य ले लिया मैंने ऑप्शनल और यहाँ मैं फंस गया। मैंने पढ़ी गोदान पढ़ी, महिलांचल पढ़ी, एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव जी लेके आए थे पूरा कलेक्शन अपना, वो पढ़ा। शेखर एक जीवनी पढ़ी मैं लिया लगभग कि कोई 1936 के आसपास ये लिख सकता है, इतना क्रांतिकारी भारत में कोई इतना आधुनिक सोच सकता है। और मुक्तिबोध की कविताएं शुरू में तो समझ में नहीं आई, लेकिन जब आई तो एकदम हिला सा दिया मुझे लगा कि ये एक दुनिया है जिसमें बहुत ज्यादा क्षमता है चीजों को बदल देने की।
तो हुआ यूँ कि किताबें पढ़ना, कहानी पढ़ना बड़ा अच्छा लगने लगा और तैयारी वहीं छूट गई। घर वालों से कह दिया यूपीएससी की तैयारी नहीं करूँगा, मुझे हिंदी पढ़ना है और मैंने अभी एमए डाल दिया है, मुझे पीएचडी करनी हिंदी में। तो मैं चूँकि कविताएँ बचपन से थोड़ी बहुत छोटी मोटी लिखता रहता था। मैं पीला सूट पहनती हो, सूरजमुखी सी लगती हो टाइप कविताएं बचपन में लिखते हैं, तो मैं लिखता था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ गंभीर नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा, मैं अभी मानता भी नहीं हूँ अपने आप को। तो मैंने एक कहानी लिखी उस समय तैयारी करते हुए वक्त थी यूपीएससी की, लव एट द एज ऑफ 17। और जैसा कि अब प्लेटफॉर्म बड़े सुलभ हो गए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, प्रतिलिपि है, स्टोरी मिरर है, या कोई प्लेटफॉर्म ना मिले आप फेसबुक पे डाल दीजिए। तो वो हुआ यूँ कि वो कहानी सबको बड़ी पसंद आ गई, 5-7 हज़ार लोगों ने पढ़ी, मेरे पास मैसेजेस आए, तो बड़ा अच्छा लगा। एक कोई आपके कहता है कि क्या लिख दिया आपने, वाह। तो 3-4 कहानी और पढ़ी, लिखी। एक कहानी लिखते लिखते उपन्यास हो गई, छप गई। तो अब मुझे आप लेखक कह सकते हैं, पर मैं मानता नहीं हूँ अपने आप को लेखक। यह है कि मैं कुछ कहानियां और जो सोच रहा हूँ या जो महसूस कर रहा हूँ लिख देता हूँ, और खुशी यह है कि लोगों को पसंद भी आ जाता है। तो इस तरह से मैं आ गया, तो अभी राह में हूँ। शशांक, आप बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और ये भाई बड़ी अच्छी बात है कि आप अभी नहीं मान रहे हैं कि मैं लेखक बन गया हूँ। लेकिन जब देहाती लड़के की हम बात करते हैं या हम बात कर रहे हैं कि नए जो लेखक सामने आ रहे हैं, जैसे कि हिंदी की तरफ से ही देखिए तो एक बड़ी श्रृंखला है। वहाँ दिव्य प्रकाश दुबे लिख रहे हैं, वहाँ सत्य व्यास लिख रहे हैं, वहाँ निखिल सचान लिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक जो विरोध है वो भी वहाँ उपजता दिखता है, जिसे हम नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की बात हम कहते हैं, या फिर उसे नई पीढ़ी या पुरानी जो नई हिंदी की बात कह लें या पुरानी हिंदी की बात कह लें, या एक वर्चुअल हिंदी जिस टर्म को यहाँ पर भी ये भी लेकर आई हैं। जब नीलिमा जी का मैंने पढ़ा तो उन्होंने इसे एक वर्चुअल हिंदी कि जब हमने कहा हिंदी नई चाल में ढली, तो अब हिंदी वर्चुअल चाल में ढल गई है। तो इन सारे तमगों को, इस सारे विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं, और क्या इससे आप सहमत हैं कि क्या ये हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, या हिंदी इसे पुरानी हिंदी से अलग किस प्रकार ये एक खेमेबंदी किस प्रकार हो गई है, आप इसे किस प्रकार देखते हैं? खेमाबंदी जो ग्रुप है साहित्य के, उनका काम है। आवाज़ इसमें नहीं आ रही क्या? ठीक। जो एक डाइकोटोमी एक तरह से पैदा हुई है हमारे बीच में कि ये नई हिंदी है, ये पुरानी हिंदी है, मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता। प्रेमचंद को देखिए तो वो एक ऐसी भाषा लिखते हैं कि किसान भी पढ़ लेगा उसको। भवानी प्रसाद मिश्र एक बहुत बड़ी कवि हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तो लिख, तो उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। अब मेरा ये मानना है कि मैं जिसकी कहानी लिख रहा हूँ मैं उसी की भाषा में लिखूं। अगर यहाँ पे एक दोस्त को चाय पीने की इच्छा होगी तो वो कहेगा चाय पीने का मूड हो रहा है, उसको चाय पीने की अभिप्सा नहीं जाएगी, दोस्त से मिलने का मन हो जाएगा, दोस्त से मिलने की वासना नहीं उठेगी। हाँ, मैं ब्रह्म की बात कर रहा होता तो शायद मैं अभिप्सा शब्द यूज करता, प्रयोग करता। तो वही बात है कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ, जिसकी बात और जिसकी कहानी लिख रहा हूँ, मैं उसी की भाषा में पहुंचाऊं। और जैसे निज़ाम फाजली साहब कहते हैं कि मैं अपने साहित्य की ज़बान लाइब्रेरियों में नहीं तलाशता, मैं तलाशता हूँ गलियों में, चौराहों में, सड़कों पर। और जो शब्द लेखक तो नहीं बनाता कोई, वो लेता तो लोग से ही है, जो लोग जैसा बोलते समझते लिखते हैं, पढ़ते हैं, और समय के साथ शब्दों के मानी बदल जाते हैं। आज के समय में आप रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा लिखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात में अर्थवत्ता बहुत हो, परंतु अर्थ संप्रेषणता ना हो, आप उस तक पहुंचेंगे नहीं। जब आप बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं पर जिसके लिए लिख रहे हैं उसको तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? तो ये कहानी युवाओं की थी, लड़कों की थी, उसी की भाषा में मैंने लिखा। हो सकता है मैं अगली कहानी गांव की लिखूं, मैं लिख भी रहा हूं, तो उसमें अवधी के शब्द आए, भोजपुरी के शब्द आए, एक गांव का आदमी जो बोलता है। और भाषाओं पे ये मानक कैसे, ये खांचे कैसे कि ये शब्द नहीं आना चाहिए। मैं गांव में था अभी कुछ दिन पहले, तो मुझसे गांव का खाटी आदमी कह रहा है कि भैया खड़ंजा लागत रहा, अटरंडम पहुंचन। वो गांव का आदमी एट रैंडम पहुंचा, अकस्मात नहीं पहुंचाएगा, एक नहीं पहुंचा। तो शब्दों, अब आप कहेंगे ये अंग्रेजी का शब्द कैसे ले आया वो, शब्दों पे ये
जो कहते हैं ताले। शशांक नहीं रोकूंगी मैं आपको। एक्चुअली जब हम बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लेखक है वो भाषा को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। मैं आपसे सहमत हूँ कि आप जिस वर्ग की बात करेंगे, जिस तबके की बात करेंगे, आप उसकी भाषा में लिखेंगे। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो क्या ऐसा हो जाएगा कि हम केवल और केवल या तो जो जैसे गालियाँ वगैरह वो है उन्हीं का प्रयोग अधिक किया जाएगा, या एक वर्ग, उस उपन्यास में भी एक वर्ग ऐसा भी होगा जहां हम उस भाषा का परिचय दे सकते हैं, उस भाषा को सुरक्षित कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं नवबोध को हमें सौंपनी है। एक चीज है कि अगर मैं पूरी किताब ऐसे शायद आपने पढ़ी है तो गालियां नहीं मिली होंगी इसमें, आपके लिए नहीं। और अगर गालियां सिर्फ तड़क पैदा करने के लिए आती हैं तो मैं उसके विरोध में खड़ा हूं। जैसा अभी आप लोग नहीं देखते होंगे, एक सेक्रेड गेम्स आता है, मिर्जापुर आता है, तो कुछ जगह ऐसा लगता है कि जानबूझ के गालियां केवल तड़क भड़क पैदा करने के लिए वहां मन उचटता है कि ये जबरदस्ती ठूसी गई है। परंतु जहां नैसर्गिक रूप से आ रही है, अब आपने लिखा दलित लेखन, एक ठाकुर किसी गरीब को मार रहा है दलित को, तो कहेगा क्या नाम है, कमीने दलित, वो माँ बहन की गाली देगा वहां पे, और वहां पे आएंगे वो शब्द। तो जहां जरूरत है वहां आएंगे, और जबरदस्ती जबरन ठूस ठास मुझे नहीं लगता कि कोई लेखक किसी लेखक को करना चाहिए। जो चीजें नैसर्गिक रूप से जिस परिवेश को परिलक्षित करने में आ रही हैं तो हटाना चाहिए। ये बात मैंने देहाती लड़के के संदर्भ में नहीं कही थी। आम जो भी उपन्यास आ रहे हैं, जो अमूमन देखा जा रहा है कि इस तरह का प्रयोग करके वो उसे एक लोकप्रियता पाना चाहते हैं, या उस वर्ग से जो युवा वर्ग है, या जो जैसे हॉस्टल का वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, उससे जुड़ने के लिए भी कुछ लेखक ऐसा कर रहे हैं। बहुत दिन तक नहीं चलेगा ये। मतलब अगर आप केवल गालियां ही लिखने शुरू से लेकर अंत तक, तो कोई पसंद नहीं करेगा जब तक आपके पास कंटेंट नहीं है, और लंबे समय में कंटेंट ही चलेगा। शशांक, एक बात और कि जिम्मेदारी कितनी बनती है लेखक की, जैसा कि हम अगर अभी परिवेश देख रहे हैं, छात्रों पर चीज़ें हो रही हैं या बहुत सारी चीज़ें देखने को आ रही हैं, तो इस समय एक लेखक का दायित्व क्या है, उसे किस तरह वो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकता है, क्यों नहीं उसे ऐसे विषयों पर भी लिखना चाहिए। हालांकि लिखना एक मुश्किल का काम है, हो सकता है उसकी रेटिंग गिर सकती है, हो सकता है उसकी लोकप्रियता कम हो सकती है, हो सकता है उसको एक वर्ग कम पसंद कर सकता है, हो सकता है वो राजनीति के चंगुल में भी फंस सकता है, लेकिन उसकी जवाबदेही कितनी है। राजनीति के चंगुल में फंस सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो बात है वो कहते हैं, साहित्य राजनीति के पीछे पीछे चलने वाली इकाई नहीं है, उसके आगे आगे चलने वाली मशाल है। जी बिल्कुल जी। तो हर लेखक की जिम्मेदारी बन जाती है कि समाज को वो आईना दिखाता रहे, समाज को, उसके राजनेताओं को, उसके लोगों को आईना दिखाता रहे। अब लोग भीड़ चाल जो चल रही है, अगर लेखक भी उसमें ये सोचे कि मेरी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, मेरे यूथ बहुत जुड़ा है मुझसे, इसका किताब से, और मैं सोच रहा हूँ कि इस समय यूथ, बहुत सारा यूथ ऐसा है जो समर्थन में है, जो हिंसा हो रही है, सरकारी तरफ से प्रायोजित हिंसा जो हो रही समर्थन में है, और मैं उसके जो उसमें गलत है मैं उसके खिलाफ लिखूं तो मेरे पाठक वर्ग कम हो जाएंगे। अगर मैं इधर से झुक जाऊं तो कोई भी लेखक बड़ा तभी है जब वो अपनी हर रचना में कुछ पुराने पाठक छोड़े और नए पाठक तैयार करे। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात कही है शशांक आपने। शशांक, देहाती लड़के पर हम बात करना चाहते हैं। देहाती लड़के में मैंने जो देखा है, रजत यहाँ पर जो इसका कैरेक्टर है, जो देहाती लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और देहाती लड़के के कुछ प्रसंग हम शशांक से पढ़े, उससे पहले मैं उन्हीं की एक कविता जो उन्होंने देहाती लड़के पर लिखी है वो आपको प्रस्तुत करती हूँ। आप उस कृति से परिचित हो जाएंगे। शशांक की लिखी हुई है। गांव से आए हुए लड़के समेट लाते हैं थोड़ा सा देहात, साथ लाए हुए देसी घी और अचार के साथ उनका देहात तखत के नीचे बिछे आलू के साथ सांस लेता है। वे छोड़ आते हैं कच्चे रास्ते, झरबेरी के बेर, सुबह की जयराम और पैलंगी, लटका लेते हैं गले में पट्टियां, महेंद्र राज बैंकिंग या पैरामाउंट एसएससी की। वे कनखियों से देखते हैं खूबसूरत अटेंडेंट को चकमक चकमक। शहर का औसत हिस्सा जहां कमरे सस्ते मिलते हैं, बस जाती है छोटी छोटी कोठरियां। मेज पर लगे टाइम टेबल के साथ चस्पा हो जाते हैं कुछ सपने। एसपी बख्शी, वर्ड पावर, मेड इजी और लुसेंट सामान्य ज्ञान के बीच तहा दी जाती है माँ की उम्मीदें
और बाप की खो चुकी हंसी। सच जाती है एक छोटी दुनिया जिसका अस्तित्व शहर की नजर में कुछ नहीं होता। शहर को नहीं पता कि दूध का 5 रुपए वाला पैकेट सिर्फ इन लड़कों के लिए आता है। एक दौड़ शुरू हो जाती है जिसे जिंदगी तो नहीं कह सकते। क्लास, स्पीड, टेस्ट और पोस्टर पर लगे चेहरों के बीच की दौड़। चेहरे जिनके नीचे उनकी ऑल इंडिया रैंक लिखी होती है। शुरुआती दिनों में टेबल लैंप देर तक चलता है और स्पीड टेस्ट के रिजल्ट की लिस्ट पर उंगलियां चलाते लड़के, लिस्ट में अपने ऊपर लिखे नामों से दोस्ती करते हुए लड़के, किसी नए से मिलने पर अपना नाम बताते हुए माई सेल्फ करते हुए लड़के देहाती लगते हैं। नोटिफिकेशन और टलती परीक्षाओं के बीच वे इतनी दोस्तियां बना लेते हैं कि कम करवा सकते हैं कोचिंग की फीस किसी नए लड़के के लिए, या घर से पैसे देर से आने पर चला सकते हैं खर्च महीना 2 महीना। भारत के किसी सर्वे ने छोटी इस इकोनॉमी का अध्ययन ही ना किया। शहर के आंकड़ों में जनसंख्या आई ही नहीं। फफक पड़ते हैं वे कमरों के दरवाजों के पीछे रिजल्ट के दिन। फिर सहज होते हैं कि दोस्त को बधाई भी तो देनी है। घर वाले समझदार होते हैं, वो नहीं करते फोन उस दिन। वे खुद ही मिला लेते हैं किसी गांव के दोस्त का नंबर, पूछने यार कोई टूर्नामेंट तो नहीं चल रहा क्या गांव में। सोचते रहते हैं कि वो 2 नंबर की चूक कहाँ हो गई। घपले हो जाते हैं एंटोनिम और सिनोनिम के बीच। और ये सब इन्होंने लिखा है देहाती लड़के में। ये जो पंक्तियां कविता में इन्होंने लिखी है, ये प्रसंग कहीं ना कहीं आए हैं। और शशांक का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि उन्होंने जहाँ भी जिक्र किया है, चाहे वहाँ पर बात प्रेरणा की हो रही हो या रजत की बात हो रही हो या शशांक से बात हो रही हो, उन्होंने इस सेंस ऑफ ह्यूमर का भी बहुत अच्छा प्रयोग किया। और छोटे छोटे मनोविज्ञान को लेकर आए हैं। वो दोस्तों के बीच में किस तरह का मनोविज्ञान है, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में किस तरह का मनोविज्ञान है, उस पर वो बात करते हैं। तो शशांक, आपकी देहाती लड़के की यात्रा कैसी रही, ये आप बताइए, लिखने की यात्रा। अपने एक गुजरी उम्र तो नहीं कहूँगा, मेरी उम्र ही क्या है, पर बीते हुए दिनों को वापस जी लेने जैसी रही ये यात्रा। और किताब लिखते वक्त चीज़ रहा कि मैं सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिख रहा हूँ। मैं मेरे साथ जो बहुत से लड़के आए और बहुत से उसमें से सफल नहीं हुए और वापस चले गए, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी भी कहानी लिखूं। तो मैं अपनी सफलता, जो मैं इंस्पेक्टर बन गया था वो तो जी ही, मैंने उनकी असफलता भी थोड़ी सी जी ली इस कहानी में। शशांक, आपके पसंदीदा अंश हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे, इसे लेकर देहाती लड़के की। अंश बीच से उठाने से अच्छा है, मैं कॉलेज का पहला दिन, एक गांव से आए लड़के का कॉलेज का पहला दिन कैसा होता है, उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके जो उस पर मैं खींच देता हूँ। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, कैसर बाग बस अड्डे की दीवार पर लिखी थी ये लाइन, आते वक्त देखा था। लखनऊ शहर घुसने से लेकर बस अड्डे तक के बीच 2-3 जगह और यही लिखा था। कोशिश मुस्कुराने की बदस्तूर जारी थी। नया शहर, सपनों भरी आंखें। कॉलेज का पहला दिन था। मैं ऐसी फिल्मी लफाजी क्यों करूं जब मुझे ढंग से याद है कि तीसरा दिन था। शुरू के तो 2 दिन तो लेक्चर हॉल ढूंढने और सिलेबस नोट करने में चले गए थे। क्लास 1 महीने पहले से चल रही थी, पर एनडीए एसएसबी के चक्कर में पढ़ने की वजह से मैं अगस्त में आया था। एक जगह ज्यादा चहल पहल थी, साइंस कैंटीन का बोर्ड लगा था वहां पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी हर साल जुलाई अगस्त में गुलजार रहती थी। स्कूलों से निकलकर नई फसल आई होती थी, पूरा कैंपस लहलहा रहा होता था। मेरी उम्र का 18वां पड़ाव था और मेरा ये भ्रम लगभग टूट गया था कि मेरा जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। हालांकि ये भ्रम 14-15 साल तक हर लड़के को रहता है। सबसे पहली क्लास फिजिक्स की होनी थी, जो लेक्चर हॉल में होती थी। क्लास की टाइमिंग 9:20 थी और मैं 9:18 पर पहुंचा। मैंने अंदर झांक कर कंफर्म किया, बीएससी फर्स्ट ईयर। एक चश्मिश लड़की ने हाँ में सर हिलाया। क्लास पहले से ही आधी भरी हुई थी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहले आने और सीट छकाने की परंपरा को यहाँ के छात्र संजोए हुए होंगे। फिजिक्स का क्लासरूम सीढ़ी नुमा थिएटर की तरह था। किसी राजा के डाइनिंग हॉल जैसी ऊंची छत थी, जिससे झूमर के बजाय जाले लटक रहे थे। हॉल के बीचों बीच किसी स्वर्गीय आशुतोष सिंह की तस्वीर लगी थी, जो शायद पढ़ते पढ़ते शहीद हुआ था। एंट्री करते ही हॉल में एक तरफ स्टूडेंट के नाम की लिस्ट लगी थी, दूसरी तरफ माइक डेस्क। क्लासरूम अखंड भारतीय संरचना के हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ लड़कियां बैठती थीं
दूसरी तरफ सभ्यता के विकास में पीछे छूट गई मेरी जाति के लोग। बीच में ऊपर चढ़ने के लिए एक चौड़ा रास्ता था। उम्मीद पाले आया था कि इंटर के सूखे के बाद कम से कम ग्रेजुएशन में तो गलबनिया वाले फूल खिलेंगे, परंतु यहाँ भी वही कूपर था। एक तरफ लड़के, एक तरफ लड़कियां। हा हंत। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ किसी नए छात्र के घुसते ही लोग मुंडा कुकड़ कमालदा करके नाचने गाने नहीं लगते। सब व्यस्त थे। एक बार नजर उठाई, फिर अपनी कॉपियों में घुस गए। मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, राजरथ सिंह चौहान। सारा नाम देख के ऐसा लगता है जैसे खेत बेच के आए हो पढ़ने। क्या जरूरत थी माता जी को ऐसा पान मसाला टाइप नाम रखने की, राज रजत। मैंने अपने नाम पर उंगली चलाई, जैसे पीछे बैठे बच्चों को कंफर्म कराना चाहता हूँ कि मैं भी इसी क्लास का हूँ। फिर पीछे मुड़ा और चुपचाप सबसे पीछे ऊपर की सीटों पर जाकर बैठ गया। क्लास में हल्का हल्का शोरगुल भी था। सर के आने में अभी 5 मिनट बाकी थे और कुछ स्टूडेंट अंदर बाहर हो रहे थे। पता किया तो सर 9:30 पर आते थे और मैंने निर्णय लिया कि कल से 9:28 पर आऊंगा। मुझे क्या पता था कि मेरा यह निर्णय अगले कुछ मिनटों में धराशायी होने वाला है। इस माहौल को चीरती हुई एक लड़की हाथ में पन्ना लहराते हुए घुसी। लंबाई 5'4" रही होगी। अपने से लंबी लड़कियों को तो मैं नोटिस ही नहीं करता, पता है रेंज में नहीं है। शक्ल कुछ अंकिता लोखंडे जैसी थी। बालों में बेतरतीब जुड़ा बनाकर बड़ी सी पिन लगाई हुई थी, पर एक लट बार बार सामने आने की गुस्ताखी कर रही थी और वो हर बार उसे कान पर चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। केयरफुल केयरलेसनेस का बेहतरीन उदाहरण। उसने ब्लैक कलर की स्किन टाइट जीन्स पहनी हुई थी, पर नीचे चप्पल थी। गोरे पैर, उस पर ब्लैक नैरो बॉटम जीन्स। अगर काले पैर होते तो आप नॉवेल यही बंद कर देते। और भारत में रंग भेद बिल्कुल नहीं है। गाइस, मैंने टाइम शेड्यूल चेंज कराने के लिए एप्लीकेशन रेडी कर दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने साइन कर दिया है। यू गाइस फॉलो अप एंड इफ एनीबॉडी गॉट एनी करेक्शन, मोस्ट वेलकम। उसने हाथ उठाकर क्लैप किया और सारी क्लास का ध्यान अपनी ओर खींचा। गजब एक्सेंट है इसका तो। मतलब अंग्रेजी हमको भी आती है पर हम बोल नहीं पाते, और इन कॉन्वेंट वालों को आती कम है, बोलते ज्यादा है। उसने एप्लीकेशन का पन्ना सबसे आगे वाले स्टूडेंट के सामने रख दिया और उसकी शर्ट की जेब से पेन निकालकर उसके सामने पटक दिया। अपने हाथ जेब में डाल लिए और अपनी ही धुन में एड़ियों के सहारे हिलने लगी। सबके साइन ले रही थी, थैंक यू वाला मुंह बनाकर मुस्कुरा रही थी। जब कोई पढ़ने की कोशिश करने लगता तो वह उंगली दिखाकर बता देती यहाँ साइन करना है। एटीट्यूड ये था कि ला मार्टिने की पढ़ी लिखी लड़की का लिखा एप्लीकेशन है, चुपचाप साइन करो, पढ़ने की जरूरत नहीं। पन्ना रेंगते रेंगते जब मेरे पास पहुंचा तो मैं अपनी आदत के अनुसार प्रूफ रीडिंग करने लगा। अपने सबकी इंग्लिश में ही देखता था। इससे पहले कि वह साइन करने की जगह उंगली दिखाती, मैंने बिना देखे हाथ के इशारे से उसे रोक दिया था। उसने मुझे घूर कर देखा। जाहिर है उसने पहले मुझे कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी जेब से नीली सेलोग्राफर निकाली और वी रिक्वेस्ट योर हम्बल परमिशन काट कर वी हम्बली रिक्वेस्ट योर परमिशन कर दिया। फिर आगे पढ़ने लगा। अगर आप किसी कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की की इंग्लिश में गलती निकाल दें तो एक्सप्रेशन देखने लायक होता है, और कुछ हो ना हो एटीट्यूड जरूर होता है। पन्ने को घूर ऐसे रहती कि काश कहीं से गलती निकाल दे। पर इंटर में इंग्लिश में 94 नंबर लाना छोटी बात थी क्या। भले ही मेरी शिक्षा प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक विद्यालय और जनता इंटर कॉलेज में हुई थी, मगर रेन एंड मार्टिन और नॉर्मल लेविस से मेरी भी दोस्ती थी। एक्सक्यूज मी, हमारी रिक्वेस्ट हम्बल होगी ना कि मैम की परमिशन, मैंने कागज पकड़ते हुए कहा। ये मेरी धृष्टता थी या कॉन्फिडेंस कि मैंने गलती बताने के बजाय उसके फेयर एप्लीकेशन को काट कर उसके ऊपर लिख दिया था, जैसे मैं कोई टीचर हूँ। उसने आगे आ रही बालों की लट को एक बार फिर कान के पीछे किया, हल्के से होंठ आगे की और भवें उचकाई। मैं देखते हुए एक्टिंग कर रहा था कि मैं उसे नहीं देख रहा हूँ। थैंक्स, मैंने नोटिस ही नहीं किया था। फिर तिरछा से मुस्कुराई। बाय द वे, आई एम प्रेरणा दीक्षित, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाथ आज तक मिलाया ही नहीं था किसी लड़की से, जन्म से चरण स्पर्श करते चले आ रहे थे। हेलो, आई एम रजत। मैंने भी कंधे के पास से हाथ हिला दिया। वह हाई फाइव मार के चली गई। शुक्रिया।
ये जो टुकड़ा इन्होंने पढ़ा है, इसी में आप देख सकते हैं कि कितने सारे पंच इन्होंने यहाँ पर मार लिए हैं। यहाँ पर न केवल भारतीय मानसिकता पर वो प्रहार करते हैं, स्त्री विमर्श यहाँ पर लेकर आ गए हैं, रंग भेद वाली बात यहाँ पर लेकर आ गए हैं, और बहुत सारे जब कस्बाई और देहाती परिवेश से जो महानगरीय परिवेश में आप कह लीजिए जब बच्चा आता है तो वो किस तरह अपने आप को एक कमतरी का जज्बा, कमतरी का एहसास भी अपने साथ लेकर आता है, और अपने हर एक चलन में, आचार चलन में वो उसे नोटिस करता है। कोई और उसे करे ना करे, लेकिन वो उसे कि मुझे कैसे आस्तीन फोल्ड करनी है या क्या, आपने कई जगह जिक्र किया है, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है इन सारी चीज़ों से। कहन शैली आपकी ज़बरदस्त है और आप आगे बहुत उम्दा लिखें। शशांक, एक बात मन में आती है कि आज का जो परिवेश है, जो भीड़ जिसे कहते हैं वो होती जा रही है, चाहे तमाम प्लेटफॉर्म्स पे देखें या हर कोई अपने आप को एक लेखक, स्वघोषित लेखक या आत्ममुग्धता जो है वो वहाँ पर आ गई है। तो किस तरह नई पीढ़ी को आप सचेत कर सकते हैं, या कौन से मुद्दों पर लिखा जाना चाहिए कि एक तरह से, क्योंकि लेखक का दायित्व बनता है कि वो युवा पीढ़ी को शिक्षित भी करे, तो किस तरह आप नए सरोकारों पर बात करना चाहेंगे या कौन से विषयों पर बात करना चाहेंगे ताकि आपका कुछ प्रदेय हो, आप नई पीढ़ी को कुछ दे सकें? मैम, वो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला युग था, जो वो गाइड करते थे कि अब इस पे लिखो, अब इस पे लिखो, अब इस पे लिखो, तो वो एक पत्रिका के अंतर्गत ऐसा कर लेते थे। पर अब सरस्वती, अब चीज़ें इतनी डेमोक्रेटाइज हो गई हैं कि आप किसी को रोक नहीं सकते लिखने से, और वो हर व्यक्ति लेखक या कवि बनना चाहता है, और चूँकि उसके दोस्त हैं तो 25-30 लोग लाइक भी कर देते हैं। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कुछ कह तो नहीं सकते, पर हम अच्छा लिखकर ये बता सकते हैं कि ऐसा लिखना है। और जब हम अच्छा लिखेंगे और उसके मानी कुछ होंगे, जाहिर सी बात है वो लोगों को पसंद आएगा और वो बहुत ट्रैवल करेगा। आपने भी कोई 1-2 अच्छी पोस्ट अगर मान ली लिखी होगी तो वो बहुत ट्रैवल करेगी होगी, ऐसा होता है। तो हम अच्छा लिखकर ही सामने वाले को बता सकते हैं। हम एक वो जो छोटी छोटी रेखाएं खींची हुई है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, हम एक बड़ी रेखा खींचकर बता सकते हैं कि ये लिखा जाए। आगे आप अभी क्या लिखना चाह रहे हैं, किस विषय पर काम कर रहे हैं, या कुछ ऐसा है जो आपको, अगर हम वर्तमान परिवेश को देखें या ऐसी कोई बात, अगर युवा वर्ग की ऐसी कोई मानसिकता सामने आ रही है, ऐसी कोई कमी, ऐसी कोई विसंगति जिस पर आपका ध्यान जा रहा है? जैसे कि हम सत्य व्यास की बात करें तो उनका 84 आया है, नया विषय लिया है उन्होंने, बिल्कुल उलट विषय लिया है। आपके आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस विषय पर आप लिख रहे हैं? 2012-13 के बाद से एक सोशल मीडिया का आविर्भाव हुआ भारत में, तो लोग अचानक से एक्टिव हुए और सबसे पहले उनको पॉलिटिक्स ने खींचा और धर्म ने खींचा। इस समय फेसबुक पे जाएं या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो बहुत पॉलिटिकली और धर्म के रूप में बड़ा चार्ज एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, और लोगों ने अपनी जो फंडामेंटलिस्ट पहचान है, चाहे वो धर्म हो, जाति हो और या पॉलिटिकल उनकी एफिलिएशंस हो, उसको बहुत ही एग्रेसिवली वहाँ पे खूंटा गाड़ रहे हैं लोग। इससे क्या हो रहा है कि हमारे अपने अंतर संबंध बहुत टूट रहे हैं। मेरी एज अ समाज, एक समाज के रूप में हम बहुत संकुचित हो रहे हैं, बहुत बिखर रहे हैं, और बहुत सारी दोस्तियां आपके हो सकता है बहुत सारे पक्के दोस्त टूट गए हों। तो इस आक्रामकता से की आने की वजह से जो हमारे समाज में बदलाव हो रहे हैं, और मैंने एक गांव का वो उठाया है, चीज़ें वहाँ तक भी अब पहुँच गई हैं, सोशल मीडिया और ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच गई है। तो उस प्लॉट को उठाकर मैं एक किताब लिख रहा हूँ कि कैसे हमारे अंतर संबंध टूट रहे हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा वहाँ से कह सकते हैं कि जैसे रघुराम राजन सर की किताब थी द थर्ड पिलर, तो उसमें कहते हैं 3 पिलर हैं, एक सरकार है, एक बाजार है, एक समाज है। सरकार और बाजार मजबूत होते जा रहे हैं, समाज बहुत कमजोर होता जा रहा है। तो उस पर मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। मैं जब लिख लूँगा तभी कह पाऊंगा कि लिख ले रहा हूँ, बट मेरा मन है। नहीं, बहुत शुभकामनाएं शशांक उसके लिए, और बहुत ज़रूरी विषय है क्योंकि हम जानते हैं कि जो सोशल मीडिया है जिसने कितना अहित किया है, हम ही से दूर होते गए हैं शायद। अवसाद और संत्रास, पीड़ा, ये हम ही में आइडेंटिटी क्राइसिस, बिल्कुल, कि 2 लाइक कम आ गया तो आज तो वो भी उसकी भी एक पीड़ा है। शशांक, फिर मैं हिंदी वाली पर ही
बात जाऊंगी कि आप जब हिंदी की, क्योंकि मैंने जब ये किताब पढ़ी है तो उसमें भी आपने बार बार कि हाँ मैंने एक फेसबुक पर कविता डाली है तो तुमने वो तुमांगी हिंद हिम श्रृंगसी वैसी कविता है या कैसी है? तो प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो ऐसी कविता इस शैली में लिखी गई है या ये तुम्हारा जो है वो सूरजमुखी वाला और ऐसा कुछ आपने डाला है कि किस शैली में है? तो शैली की बात युवा पीढ़ी को आप किस तरह समझाएंगे? नई हिंदी जो है उस पुरानी हिंदी की तरफ या एक समत्व का ठिया कोई क्यों नहीं ढूंढ लेती वो कि हाँ हमें भाषा की भी रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम यही सब करते गए तो जो हिंदी भाषा है, जो एक प्रांजल साहित्य भी लिखा जा रहा है, क्या उससे दूर नहीं हो जाएंगे हम? तो मेरा ये आपको ये भी कहना रहेगा कि अगर आप कुछ नया लिख रहे हैं तो उसमें यहाँ हिंदी बहुत परिष्कृत है आपकी, ऐसा नहीं है, तो क्या आप उसको उस चीज को वहां पर आप शामिल करना चाहेंगे? जैसे कि अन्य लेखकों ने किया है, जब 84 की हम बात करते हैं तो वहाँ बहुत बिल्कुल अलग एक हिंदी लेकर आए हैं, एक परिष्कृत हिंदी लेकर आए हैं, तो क्या इस जवाबदेही का निर्वहन भी आप करना चाहेंगे? क्या नाम है, आपकी भाषा पे समझ कितनी गहरी है वो तय करता है कि आपकी अपने समय पे समझ कितनी गहरी है। और भाषा जो है, जो यूथ आजकल मतलब बोल रहा है, कह रहा है, तो हम जो उलझा हुआ है यूथ नेटफ्लिक्स में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और अपना समय वहाँ बिता रहा है, तो जब वो हम उसे एक किताब पढ़वाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको समय भाषा का संस्कार भी दे रहे होते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो शब्द क्या नाम है, ये एक लेखक की एक जिम्मेदारी है कि वो अधिक से अधिक पढ़े और उन शब्दों को लेकर के आए जो वास्तव में ज़्यादा अर्थवत्ता है। जैसे मैं बहुत दिन तक बोलता था कि बड़ा कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न से अच्छा शब्द मुझे हिंदी के लिए नहीं था, मैं हिंदी में नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर मैं पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को पढ़ा था, मुझे एक शब्द मिला विभूचन, और वो बड़ा खूबसूरत शब्द है, अब मैं विभूचन का प्रयोग करूंगा। तो लेखक को पढ़ने की जरूरत है, और जो शब्द जिनके मानी हैं वास्तव में और उनको अंग्रेजी रिप्लेस नहीं कर सकती, उन्हें लेकर के आइए। जबरदस्ती आप ये आपकी सीमा है कि आप अच्छे शब्द हिंदी के नहीं ला पा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये अंग्रेजी वाला अच्छा है, ये लेखक की सीमा है और लेखक को अपनी सीमाओं का फैलाव करना होगा। पढ़कर ही समृद्ध किया जा सकता है, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। यहाँ एक प्रश्न और है कि शशांक भारती, इन्होंने अपना उपनाम चुना है और इस उपनाम के पीछे आपके क्या विचार हैं और ये क्यों चुना है? क्योंकि ये सेक्युलर लग रहा है मुझे कुछ और यहाँ ये बात करनी युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन संदर्भों में हमें अब तो बात करनी ही पड़ेगी। तो शशांक भारतीय क्यों? मुझे अपनी जो जाति है उसकी तथाकथित जो ऊंचाई थी उससे बड़ी खौफ थी, और जब पढ़ते थे तो लगता था कि जाति धर्म तो कुछ होता ही नहीं। अब तो सोशल मीडिया लग रहा है कि अच्छा जाति धर्म भी होता है और इतना ज़रूरी है, तो मैंने भारतीय चुना। और ये जो है भारतीय, वो सबको एक समतल पे ला देता है और ऊंच नीच का कोई भाव नहीं रहता और धर्म भी नहीं रहता। हालांकि धर्म तो अब उर्दू और हिंदी से तय हो रहा है कि मेरा नाम हिंदी में है तो शायद मैं हिंदू हूँ। क्या बात है। तो शशांक भारतीय मैंने इसलिए चुना कि मैं अपनी इस पहचान को बहुत चेरिश करता हूँ, और ये एक ऐसी पहचान है, मैं अपना जो जाति बताऊँ, मुझे बहुत गर्व जैसी कोई चीज़ नहीं है कि ये तो एक क्या कहते हैं संयोग है कि मैं इस जाति में पैदा हो गया और इस धर्म पे पैदा हो गया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत संयोग है कि मैं भारत में पैदा हो गया। मैं इसको चेरिश करता हूँ और मैंने इसी को रखना चाहा कि मैं इसको रख लेता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि भारतीयता सर्वोपरि है और मैं उसे चेरिश करता हूँ, मैं उसे जीता हूँ। तो ये शशांक भारतीय थे, देहाती लड़के हमारे साथ लेकर आए हैं, और देहाती लड़के जो किताब है यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ज़माने में, हम व्हाट्सएप के ज़माने में, फेसबुक के ज़माने में पाठकों को जोड़े रखने का एक बेहतरीन प्रयास है। तो लेखक को बहुत बहुत बधाई, तहे दिल से बधाई कि उन्होंने नई पीढ़ी को और एक पाठक वर्ग उन्होंने खड़ा किया है जो कि हिंदी से दूर हटता जा रहा है, जो किताबों से दूर हटता जा रहा है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी के जो लेखक हैं फिर से ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर हम भाषा के फेर में ना पड़े तो ये उपलब्धि जरूर है कि ये फिर से एक नया पाठक वर्ग और बेस्ट सेलर ये कहे जा रहे हैं। तो ये उपलब्धि है और शशांक को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए खूब बधाई, दिल से शुभकामनाएं। शशांक, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। हाय शशांक, आपने जिस तरह से सारी बात बताई, मैं इस बुक
के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अभी आपने जो बात कही थी कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में हमें ये चिंता है कि मेरे 2 लाइक कम आए हैं, और जिस तरह से जो समाज में चल रहा है, जो डाउनफॉल में जा रहा है, जैसा कि हमने बात करी, और भाषा की स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं। हर कोई लिख रहा है, हर कोई अपने आप को लेखक समझ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी बात को अगर मैं राजनीतिक रूप से कहूँ तो वो ज़्यादा हो रहा है। मतलब उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इस तरह की बातें लिख रहा है। आप जो अपनी नई किताब लिख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसमें कोई सोल्यूशन ढूंढा जाए इस बात का, या इस बात को समझाया जाए लोगों को कि ये लिख करके सिर्फ आप कुछ लोगों को अपनी तरफ करने वाले हैं, यानी पार्टी नंबर ए या पार्टी नंबर बी या पार्टी नंबर सी, यानी मैं किस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि मैं उन पार्टियों का नाम नहीं ले सकता। कोई सोल्यूशन नजर आता है? मैं आपको सब फिलोसफर तो नहीं समझता, और मैं समझ में हो भी नहीं सकता कि मैं किसी राह तक उन्हें पहुंचाऊं या किसी दिशा तक पहुंचाऊं, पर मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ चीज़ों और कुछ बंधनों में जो वो उलझे हुए हैं, मैं उन बंधनों को काट दूं, राह वो खोज लेंगे। नमस्कार सर। अच्छा, आवाज़ ऐसे आ रही है। नमस्ते सर। सर, आज का जो ज़माना है, 50,000 का मोबाइल, 5,000 का जूता, 2,000 की टी शर्ट, और उसके बाद 200 रुपये की एक किताब खरीदने के बाद, उसको पढ़ने के बाद इस तरह से शो करना कि बहुत कुछ पढ़ लिया। तो एक लेखक जब बिल्कुल गहन एकांत में होता है, तो वो उस पीढ़ी के बारे में क्या सोचता है जो कम पढ़ रही है और ज़्यादा दिखा रही है? मैं ऐसा तो कोई जजमेंट मैं पास नहीं करूंगा कि मैं क्या सोचता हूँ उन पे, पर ये जो एक निकाल दीजिए। हाँ, तो ये जो प्रवृत्ति है, क्या नाम है, आत्म प्रचार या आत्ममुक्ता की, कि हम इतना महंगा जूता पहने और इतना अच्छा फ़ोन चलाएं और एक किताब पढ़े हों, और बहस मैंने देखा है फेसबुक पर, आप सही कह रही हैं कि एक 18-19 साल का लड़का, और वो लिख रहा है रोमिला थापर पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, और वो रोमिला थापर को गलत ठहरा रहा है जी। तो ये मैं इस पर जजमेंट तो नहीं पास कर सकता, बट ये है कि मैं अपनी कहानियों में कोशिश करूंगा कि लोगों का कुछ समाधान मैं ऐसा दे सकूं। थैंक यू सर, शुक्रिया। उसका व्यक्तित्व की गहराई को और खोज जाऊंगा उनकी कि जी। उसका समृद्ध होना या 5,000 का जूता पहनना क्या उसे अनटाइटल्ड कर देता है कि वो कमेंट नहीं कर सकता? नहीं, सिर्फ 5,000 का जूता पहनना ये इंटेलिजेंट नहीं करता है। मैम, एक्चुअली पर- काइंड ऑफ कंपैरिजन में करती नहीं, हूँ। He cannot do it. नहीं, वो कमेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसकी अपनी सीमा के हिसाब से। हाँ, एक समय था कि मुझे क्या नाम है, जब वही वाली बात है कि जितना ज्यादा मैं रोशनी में गया, उतना मुझे अपने अंधकार का पता चलता जी गया। बिल्कुल। I have to know a lot to know how little I know. यस मैम। जी तो शुरू में जब घड़ा एकदम हल्का होता है तो अच्छा लगता रहता है, जी हाँ। जब भर जाता है तो क्या नाम है, शांत हो जाता है, और वो बहस से की बजाय समाधान पे करता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि किताबों में ऐसे व्यक्तित्वों को लेके आऊँ, ऐसे चरित्रों को लेके आऊँ, जिनसे मैं अपने पाठकों को थोड़ा और गहरा खोज जाऊं कि तुम्हें अभी और करना है, क्या बात। आत्मसंतुष्टि में नहीं झूलना है। शायद शशांक ये कहना ही चाह रहे हैं कि आज का जो वर्ग है वो इसके माध्यम से सब कुछ जानता है, ऐसा वो प्रिटेंड करता है, ऐसा बहाना करता है। उसके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन तात्कालिक ज्ञान उसे तुरंत मिल जाता है, और फिर वो बहस का एक लूप वहाँ पर तैयार हो जाता है, और वो अपने आप को वहाँ प्रूव करने लग जाता है, कोशिश में लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, और उसके आगे कुछ भी नहीं। मुझे सब पता है। और वहाँ उस प्रवृत्ति को लेकर आना और कहीं उसके ज्ञान में अभिवृद्धि करना, शायद ये काम लेखक अपनी कहानियों के माध्यम से ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट करके कर सकता है। शशांक जी, पहले तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, जिससे अभी हम हमारी पीढ़ी देखते आ रही है पिक्चर्स को, तो अब ये कहते हैं आज के डायरेक्टर्स और ये सब जो पब्लिक मांगती है वो दिखाते हैं हम, तो भाई ऐसे माहौल है जो हो रहा है वही दिखाते हैं हम। लेखक भी ऐसे हो रहे हैं कि
जो पब्लिक चाहती है वो लिखते हैं। तो आप एज ए लेखक, एज ए राइटर, आप क्या समझते हैं कि क्या ये ड्यूटी नहीं है किसी पिक्चर बनाने वाले की, लिखने वाले की, कि उस सबको छोड़ के सही पिक्चर दें या अच्छी मौलिक एज वेल एज मोटिवेशनल चीज दें, न कि जो हो रहा है वही दिखाएं बस? बिल्कुल, मतलब इसमें तो दो राय ही नहीं है कि ये जो वास्तव में अपने को स्वयं को लेखक या निर्देशक मानता है, हमारे पास श्याम बेनेगल, विमल रॉय और सत्यजीत रे जैसे उदाहरण हैं। तो जो लेखक वास्तव में लेखक मानता है उसको तो सही चीज दिखानी ही चाहिए। और क्या नाम है, जो चीजें पसंद करी जा रही हैं, अब जैसे गाने आप देख लीजिए, अभी रेप केस वगैरह हुए बहुत ज़्यादा और पूरा देश वो हो गया, क्या नाम है, उसमें आ गया, उग्र हो गया। और वो गाने कैसे सेलिब्रेट करता है, जेल करावेगी रे छोरी जेल करावेगी। मतलब लड़की में ऐसा कुछ है कि वो मुझे उकसा रही है और मैं कुछ काम कर दूंगा और मुझे जेल हो जाएगी और उसकी गलती है ये। और ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है गाना। तंदूरी चिकन वाला बोला था, आइटम सॉन्ग आते हैं, एक लड़की नाच रही है, वही बात है। आइटम सॉन्ग लोग बहुत पसंद करते हैं, उसमें एक महिला नृत्य कर रही है, कम से कम 500 लोगों के बीच में कर रही है। तो महिला को एज अ व्यक्ति तो आप चेरिश कर रहे हैं, उसको एक प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक वस्तु, तो ये जिम्मेदारी बन जाती है। ये जिम्मेदारी हमारी है। आइटम सॉन्ग लोग बहुत पसंद करते हैं, तो क्या आप कुछ भी दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। चाहिए आपका सवाल सर। मैं शशांक बाबू तुमसे सहमत इसलिए नहीं हो पाया, तुमने एक जवाब दिया था। जी सर। और संभवतः ये एक बहुत बड़ा इन दो पीढ़ियों के बीच का मसला है, जी सर। क्योंकि आप जितना फ्रीली इस बात को सोचते हैं, और आपने बहुत आसानी से अपने आप को बचाते हुए ये कह दिया कि कुछ पढ़ने के बाद में वो भाषा ठीक हो सकती है। लेकिन ठीक उससे पहले आपने ये कहा कि यूथ में ये बड़ा, अब क्या युवा शब्द और यूथ इन दोनों के बीच की जो को चुनने की जो स्थिति है वो लेखक की, असल में क्या होता है, जब आप भाषा के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते, ज़्यादा सावधान नहीं होते, तब इस तरह के यूथ और ये सब और चेरिश और ये सब आते चले जाते। असल में जहाँ से आपने उसमें भी मजाक उड़ाते हुए से कामायनी में वही उद्रंग और वो सब, असल में उस समय हिंदी की समस्या थी, इसको समझना पड़ेगा। हिंदी उन दिनों अपने आप को दूसरी जो भाषा थी जो उसके पैरेलल चल रही थी, और हिंदुस्तान में उन दिनों हिंदुस्तानी की वकालत हो रही थी। उस समय इसमें से हिंदी के पक्ष में जाने के वाले लोगों ने जिस संस्कृत का सहारा लिया, जिस तत्सम स्वरूप का सहारा लिया, वो उस समय उसकी कमजोरी थी। आज हिंदी यूएनओ में जा रही है। आज हिंदी ये जिसके लिए मेरे पास हिंदी में तो कोई शब्द नहीं है, राजस्थानी में शब्द है कि आज इस भाषा को पोसाता है, तो वो युवा की जगह यूथ कह दें, ठीक है। तो ये इसके लिए इस कारण से हुआ है कि हिंदी ने इतना विस्तार पाया। लेकिन आप ये देखिएगा, आपकी किताबों के पढ़ने के बाद क्या हिंदी के शब्दकोश में यूथ शब्द जाएगा? और जाएगा तो कैसे हटेगा? और अगर आप प्राथमिकता के स्तर पर ये मानते हैं कि आप हिंदी के लेकर या इंग्लिश के लेकर, एक तो ये फैसला करना पड़ेगा। Exactly. क्योंकि इंग्लिश कभी भी हिंदी हो जाएगी। अब ये भाषा के बारे में मैं भी कोई इतना भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन ये भाषा को विकृत करने का अच्छा तरीका। तो क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आता इस तरह से कि तुम सावधान, जैसे जिस व्यक्ति की तुमने तारीफ की 1935 में उस आदमी ने शेखर लिख दिया, आगे न बोलते हुए भी और लिखते हुए भी, आगे कोई अंग्रेजी कम पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आगे ने कभी भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग अपनी कलम से जो ही अंग्रेजी का शब्द आता रोक देते थे। तो जब तक इतने सावधान अगर हम नहीं होंगे तो यूथ तो आएगा, चेरिश भी आएगा, एट रैंडम आ जाएगा। अब आप कहेंगे लेकिन वो नजीर ये नहीं है कि गांव में अगर एट रैंडम बोल रहा है तो गांव में क्या गलती नहीं होती। डॉक्टर माथुर ने बहुत अच्छा सवाल किया था। ये बाजार की गिमिक्स है कि सिनेमा वाले कहते हैं कि जनता क्या देखना चाहती है, पहले आप उसके स्वाद को विकृत करते हैं, पहले आप उसको विकृत करते हैं जनता को,
अपनी ये चीज़ें दिखाकर, और फिर वहाँ से डिमांड लेते हैं ताकि ये सिलसिला जारी रह सके। ये बाजार का चक्कर है। तो अपने को इस उम्र में मेरा ख्याल है, मतलब आप तो अभी तो शुरुआत ही नहीं है, अभी तो आगे आगे बहुत कुछ होना है। तो मैं क्या ये उम्मीद करूं कि थोड़ा सा अपने शब्दों को लेकर या अपनी भाषा को लेकर, मैं जानता हूं कि आप ये जो करते हो इससे आप बहुत प्राथमिक अनुभव दे रहे हैं हॉस्टल का या क्लास का, या मैं मानता हूँ इन सब बातों को, लेकिन क्या हिंदी में इसकी जगह पर ये अंग्रेजी के शब्द नहीं इस्तेमाल करते हुए, वो तो ठीक किया आपने, उस लड़की को दुरुस्त किया, वो तो कथानक का पार्ट है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम इस बारे में सोच सकते हैं, या आपके मन में ऐसा लगता है कि आगे ऐसा करना चाहिए, या हमें भी इसी कौन सा जंक्शन, बनारस जंक्शन और फलाना और वह चलता चलता कॉफी जरिए सब पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बहुत बड़े लेखक हैं, मेरे दोस्त हैं। कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि जो शब्द सहज रूप से भाषा या भाषिक परंपरा में रूढ़ हो गए हैं, उनका कोई भी समर्थ लेखक या कवि अपने साहित्य में प्रयोग करता है। अब कोई पात्र जो एक युवा है और इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हुआ है, वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली में बातचीत नहीं करेगा। ठीक बात। लेखक, जब मैं इस किताब में एक लेखक के तौर पर परिदृश्य का वर्णन कर रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में बात करूँ, और संस्कृत निष्ठ जो क्या कहते हैं, कृत्रिम संस्कृत निष्ठ हिंदी में नहीं, सहज हिंदी में, सरकारी हिंदी जो गुड़गांव को गुरुग्राम कर देती है उसमें नहीं, सहज हिंदी में मैं लिखूं, बात करूं। लेकिन जहां जिस एज ग्रुप का, जिस बैकग्राउंड का व्यक्ति, जिस आयु वर्ग का, जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आज इससे सहमत हूं कि एक लेखक को सजग होना पड़ेगा, पर मोदी जी डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, निर्मला सीतारमण कहती हैं मिलेनियल से सोचता है, तो भाषा भाषिक परंपरा में शब्द ऐसे ही तो आते हैं। अब आप जी, तो ये मैंने कोशिश की है कि एक लेखक के रूप में जहां मैं उस किताब में आपसे रूबरू हुआ हूं, मैं कोशिश करूं कि सहज हिंदी में आपसे बात करूं, परंतु जहां पे एक चरित्र आता है, मुझे उसका जो जिस वर्ग का वो चरित्र है, मुझे उसकी भाषा का ख्याल रखना होगा, वरना मैं अपने कहने में बनावटी हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। चरित्र तक तो ठीक है, जब लेखक ये कमेंट कर रहा है, लेखक ये बात कह रहा हो कि ये यूथ के लिए तब की मसला है। 25 साल के लड़के को थोड़ा माफ करना पड़ेगा आपको। धीरे धीरे हिंदी में क्या नाम है, हिंदी में गति धीरे धीरे होगी मेरी जी। शशांक बहुत ही विनम्र है, यहाँ पर इनकी विनम्रता झलक रही है। निसंदेह सर की चिंता ये है, देवल साहब की चिंता ये है कि हिंदी बहुत समृद्ध है। जब आप सहजता की बात करते हैं तो आप वहाँ तत्समनिष्ठ हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्लिष्ट है। हिंदी के पास इतने पर्याप्त शब्द हैं, आप ये कह सकते हैं अहाते में झीसी बारिश हो रही है। हम झीसी शब्द लोक से लेकर आए हैं, ये तत्सम शब्द नहीं है, उसे बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है, और हम ही हैं, हमारी ही जवाबदेही है कि हम नई पीढ़ी को उस शब्द से रूबरू करवाएं, अदरवाइज वो झीसी शब्द समाप्त हो जाएगा। हिंदी में इतने पर्यायवाची है, आज हम कितने जानते हैं, थोड़ा ज्यादा लड़ना पड़ेगा। यूथ जिसे नव युवा जो है वो उसे कितना जानता है, तो हम ही हैं, हमारी जवाबदेही है, और हम पढ़कर या उसे प्रयोग में लाकर उस हिंदी की रक्षा कर सकते हैं। मैं केवल तत्समनिष्ठ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, उन्होंने बहुत ठीक ढंग से आपको सुधार दिया। जब आपने कहना चाह रहे थे उसको मैंने युवा कहा, इन्होंने उसका एक सिनोनिम जो पर्याय था नई पीढ़ी। अब ये इतना नई पीढ़ी कहना, ये बहुत ही सभ्य और सरल भाषा है। बजाय मैं मानता हूँ कि सब वहाँ से पृष्ठभूमि उनकी क्या हो रही है। देखिए क्या है कि बाजार ने एक सिलसिला शुरू किया। बाजार ने एक बात कही आज से 10 साल पहले, क्या बल्कि 15 साल पहले, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। लोगों ने नोटिस नहीं लिया, लोगों ने उसका ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए वो बहुत बड़ी घटना थी जब मैंने उसको देखा, और मैं बहुत चिंतित रहा और बहुत अरसे तक सोचता रहा। वो था एक विज्ञापन का एक कोटेशन, जिसको लिखने के लिए 80,000 रुपये लिए थे उसके लेखक ने। ये दिल मांगे मोर, जो भी हो, तो ये दिल मांगे मोर। अब मोर की जगह और भी हो सकता है, बराबर सिमली बराबर वो मिल रही है।
तो ये जो जानबूझ कर करके जो चेष्टाएं हैं, तो अगर हम आप गाफिल रहेंगे ना, अगर आप लिखते वक्त गाफिल रहेंगे तो आप नहीं सुधार सकते, आप भी मोड़ की तरह। वो तो विज्ञापन के लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ खुद को थोड़ा सा साफ चेत रखें, तो हम बहुत न्याय करेंगे। बिल्कुल सहमत हूँ, सजग रहने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि शशांक जी की स्कूलिंग हो गई है आज पर आके। मैं अपना सवाल करने से पहले एक सुझाव देना चाह रहा हूँ, वो ये कि जैसे कि मुझे पता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के चक्कर में आप साहित्यकार बन गए और एक नई राह पकड़ ली। अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर की बातों को लेके आप जरूर, ये संभावना है कि उसमें आपकी नौकरी पर खतरा। जरूर जरूर। सवाल मेरा ये है कि एक समय था कि जबकि साहित्य में उधर अनुभवी लोग बैठते थे, इधर नए लोग बैठते थे। जी। आज आप देख रहे हैं कि उधर नए लोग हैं, इधर अनुभवी लोग हैं। इस ऑडियंस में पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला है वो भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर ब्रजेश शर्मा माथुर जैसे गजलकार हैं, तो और भी कई लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं आपसे। लेकिन ये बदलाव जो आया है वो इस रूप में मैं देख रहा हूँ कि पहले ये होता था कि हिंदी साहित्यकार वो होता था जो हिंदी पढ़ा लिखा होता था। अब पिछले एक दशक में एक नई पौध तैयार हुई है, वो ये कि जो टेक्नोक्रेट्स है वो हिंदी साहित्य लिखने लगे। कई लंबी फहरिस्त है और उस बदलाव में एक नयापन भी है। वो नयापन समाज को अच्छा भी लग रहा है, लेकिन उसको कोई पर्टिकुलर क्लास को ही अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे देवल साहब जैसे अनुभवी लोग हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आते जिनको वो चीज़ अच्छी लगेगी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बदलाव आया है कि हिंदी साहित्य अब टेक्नोक्रेट्स जो है वो आके नया सृजन कर रहे हैं, उसको पसंद किया जा रहा है। पुराने में इसमें आपने क्या बदलाव देखा? एक तो आपने जो कहा कि पहले अनुभवी लोग यहाँ बैठते थे और पास अप लट गए हैं, तो मैं आप सबके सामने बोल रहा हूँ, मेरा बचपना है और आपने मुझे बुलाया, ये आपका बड़प्पन है। और जहाँ तक आपने कहा टेक्नोक्रेट्स वगैरह की बात, तो हमारे जीवन में सर इतनी विविधताएं आई हैं कि अब जैसे पीछे बच्ची बैठी है, मान लो वो बीटेक की है सर, बीटेक की है मान लीजिए। अब क्या आप उस पर एक बौद्धिक तानाशाही करेंगे कि तुम्हें बेटा बीटेक के जीवन की कहानी लिखनी है तो पहले हिंदी साहित्य पढ़ के आओ? ये तो तानाशाही नहीं कर सकते। बीटेक की जीवन की कहानियां और हिंदी से बीए किया हुआ आदमी या हिंदी साहित्य में रमा हुआ आदमी बीटेक की कहानियां नहीं लिख सकता। वो डॉक्टर प्रोफेशन की या टेक्नोक्रेट प्रोफेशन का या क्या नाम है प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं, बीटेक और एमबीए करके गए हैं, वहां उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो शोषण हो रहा है, उस पर हिंदी साहित्य का प्रोफेसर तो शायद ही इतना प्रमाणिक लिख पाए। उसकी कहानी हमें उसी के मुंह से सुननी होगी, भले भाषा उतनी हिंदी दुरुस्त ना हो पर कहानी हो सकता है उसकी ज्यादा प्रमाणिक हो। तो मैं इसे कोई गलत वो नहीं मानता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो बीटेक वाली लड़की लिख नहीं सकती। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये जो बदलाव आया, इस बदलाव को आप किस रूप में देखते हैं? मैं बहुत पॉजिटिव रूप में देखता हूँ, मैं बहुत सकारात्मक रूप में देखता हूँ और उसे कहानी लिखने दीजिए और कहानी लिखने के बाद धीरे धीरे वो हिंदी साहित्य की ओर झुकेगा जब वो, तो उसकी भाषा अपने आप परिष्कृत हो जाएगी सर, पढ़ते पढ़ते। कहानियां उसको ओरिजिनल लेके आने दीजिए जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है शशांक जी, आपने एक माँ पर एक बहुत अच्छी कविता लिखी है जो मैं तो ऑलरेडी सुन चुकी हूँ, बट मैं चाहूंगी यहाँ जो माँ ने सब एक बार वो कविताएं सुनाए तो प्लीज, अगर पूरी याद है तो। कविता आपने माँ वाली कहाँ सुनी? मैंने हमें हर जगह पिता वाली सुनाई है। सॉरी नहीं, जो कल आप माँ पे बोल रहे थे ना, वो पिता पे है कविता। अच्छा सॉरी, मैं मतलब मुझे वो वर्डिंग्स आधे याद है। पिता जन आगे बैठे हुए हैं तो एक चीज आप मानेंगे कि एक समय के बाद, एक उम्र के बाद पिता और पुत्र में संवाद कम हो जाता है उस पर, और खासकर जब वो
लड़का वह संदिग्ध होता है। मैं डर रहा हूँ एडोलसेंट वगैरह में इतना कह दूँ मेरे मुंह से कुछ निकलना जाए। तो जब वो वह संदिग्ध होता है, हमारे देसी भाषा का मुहावरा है जी। कि जब बाप की जूती बेटे अब- के जूते में आ जाए पाँव में, तब ठीक है, दोस्त हो जाता है। सही बात। तो कविता ऐसी है कि हम बात नहीं करते हैं, वो माँ से कह देते हैं, माँ मुझसे कह देती है, हम बात नहीं करते हैं। बहुत अच्छा। हाँ जरूरी बात हो जाती कभी चुपचाप हाँ हूँ, फोन कर लिया कि कब आ रहे हो छुट्टियों में या ऐसा कुछ। या कोई दर्शन उन्हें अच्छा लगा तो डांट दे दी। दर्शन मतलब किसी ने उन्हें सुझाया कि देखिए मेरा बेटा 4 बजे तक पढ़ता है, किसी ने सुझाया कि 4 बजे तक पढ़ता है और मैं दोनों में फिट नहीं हो रहा हूँ, तो डांट पड़ गई। पर हाँ जरूरी बात हो जाती कभी चुपचाप हाँ हूँ, या कोई दर्शन उन्हें अच्छा लगा तो डांट दे दी। जाहिर कभी हम अपने जज्बात नहीं करते। मैं बहा जाता पवन में, मैं बहा जाता पवन में, उनको जड़ से है मोहब्बत। माँ है बढ़ जाती बराबर, जिसको जितनी हो जरूरत। बहुत खूब। है वैचारिक टकराहट भी, पीढ़ी का संघर्ष भी है वैचारिक टकराहट भी, पीढ़ी का संघर्ष भी है। मेरे आगे बढ़ जाने का भय भी है, उत्कर्ष भी है। वो डरते भी हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, और मैं खुश भी हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूं। है वैचारिक टकराहट भी, पीढ़ी का संघर्ष भी है। मेरे आगे बढ़ जाने का भय भी है, उत्कर्ष भी है। सपनों पे लेकिन मेरे आघात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। जानता हूं मैं कि मेरी सफलता पर झूमते हैं, जानता हूं मैं कि मेरी सफलता पर झूमते हैं। दोस्तों से अपने मेरा जिक्र करके फूलते हैं। मुझसे कभी प्रदर्शित हालात नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। शुक्रिया। एंड सॉरी मुझे वो माँ वाली लाइन पूरी आती कि माँ जितनी जिसको जरूरत होती है बढ़ जाती है। That's I thought you that's not. Thank you so much शशांक जी for the beautiful session. आप सबको आई होप अच्छा लगा। हमें सर से रिक्वेस्ट हमें सीपी देवल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो शशांक जी और विमलेश जी का स्वागत करें। मुझे अनुरोध